ओके, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पैरेलल ऑपरेशन ऑफ टू अल्टरनेटर्स देख लिया था। ठीक है, ऑडिबल है मेरी? ओके, नाउ तो इसमें हमने नो लोड ऑपरेशन वगैरह देख लिया था। नो लोड ऑपरेशन के अंदर भी हमने देखा था कि चेंज इन एक्साइटेशन की वजह से क्या फ़र्क पड़ता है जनरेटर पे। ठीक है ना, पावर फैक्टर कैसे चेंज होता है, करंट कैसे वेरी करता है, आपका पूरा देख लिया था हमने। फिर दूसरा रिएक्टिव पावर रिक्वायरमेंट कब होती है, एक्टिव पावर कब होता है। ठीक है, कंक्लूड हमने किया था कि जब भी एक्साइटेशन चेंज होगा और हमारा स्टीम इनपुट अगर हम कांस्टेंट रखेंगे तो रिएक्टिव पावर फ्लो करता है मशीन आपके अल्टरनेटर्स के अंदर। और जब हम एक्साइटेशन कांस्टेंट रखते हैं तब हमारा कौन सा, और स्टीम इनपुट अगर हम वेरी करते हैं तब हमारा क्या चेंज होता है, हमारा क्या फ्लो होता है, आपका एक्टिव पावर। ठीक है ना, ये हम देख चुके हैं पिछली क्लास के अंदर, ये सारे समरी के अंदर एक्सप्लेन कर सके। फिर बाद में लोडेड ऑपरेशन भी देखा था हमने, दो अल्टरनेटर के अगर हमने लोड लगा दिया तो जब भी एक्साइटेशन चेंज होती है तो जो ज़्यादा एक्साइटेशन वाला अल्टरनेटर है वो क्या करता है, ज़्यादा रिएक्टिव पावर सप्लाई करता है किसको, लोड को, और इसका जो शेयरिंग होती है रिएक्टिव पावर का वो कम हो जाती है। सिमिलरली अगर जब हम स्टीम इनपुट को अगर चेंज करते हैं तो स्टीम इनपुट के अंदर क्या होता है, ये जो जनरेटर जिसका स्टीम इनपुट हम ज़्यादा करते हैं वो ज़्यादा एक्टिव पावर फ्लो करवाएगा और ये कम एक्टिव पावर फ्लो करवाएगा। ये चीज़ें हम देख चुके हैं प्रीवियस क्लास के अंदर। ठीक है, ये कंक्लूजन था। ये दो अल्टरनेटर की बात हुई। अब अगर हमें, अब जो नेक्स्ट है आज जो हम पढ़ने वाले हैं, अल्टरनेटर पैरेलल टू इनफाइनाइट बस बार। इनफाइनाइट बस बार मतलब अपनी जो पावर सिस्टम की जो ट्रांसमिशन लाइन है, इसी को तो हमें, इसी के अंदर तो हमें सप्लाई देनी है, क्योंकि इसी लाइन के अक्रॉस बहुत सारे अल्टरनेटर्स, जैसे कोटा थर्मल पावर प्लांट, आपके सूर्य थर्मल पावर प्लांट, ये सारे के सारे इसी ट्रांसमिशन लाइन पे आपके पावर सप्लाई कर रहे हैं। तो इस पावर ट्रांसमिशन लाइन को हमने इनफाइनाइट बस बार कह दिया। अब इनफाइनाइट बस बार आप डिटेलिंग में पढ़ोगे पावर सिस्टम के अंदर, फिर भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि इनफाइनाइट बस बार होती क्या है। सो इनफाइनाइट बस बार में मैं आपको अभी पहले बता चुका हूं कि वहां उसकी टर्मिनल वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या रहेंगी, कांस्टेंट, चाहे उसके अंदर पावर, उससे पावर लो या उस इनफाइनाइट बस बार के अंदर पावर दो, ये दो क्वांटिटी हमेशा हमने क्या मानी है, आइडियल सिचुएशन में कांस्टेंट। ठीक है, सो इनफाइनाइट का मतलब ये है कि उसमें अगर आप इनफाइनाइट पावर है उसके पास, मतलब अगर उसमें से पावर आप ले भी लोगे तो भी वो कम नहीं होगा, यानी उसकी टर्मिनल वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, या उसके अंदर आप पावर दे भी दोगे, है ना, इनपुट दोगे भी, क्योंकि इनफाइनाइट ही नाम है उसका, है ना। सो इनफाइनाइट बस इज ए बस और ए नोड इन ए पावर सिस्टम वेयर द वोल्टेज, मैग्नीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट, है ना, एंड दे डू नॉट चेंज इफ सम अमाउंट ऑफ पावर इज सप्लाइड टू द बस और ड्रॉन फ्रॉम द बस, चाहे लो या दो। समझ में आ गया ना। सो इनफाइनाइट बस कैन बी मॉडल्ड एज ए वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स है, चाहे उसमें तुम एक्स्ट्रा वोल्टेज दे दोगे या उसमें से पावर वोल्टेज अगर आप लोगे तो भी उसकी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, विद जीरो इंटरनल इंपेडेंस एंड इनफाइनाइट इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया मतलब जो बॉडी जिस स्टेट में पड़ी है उसी में रहना चाहती है। तो अगर इसकी वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो गई तो आप इसमें से पावर लो या दो, फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, कांस्टेंट पड़ी रहेगी। तो इनफाइनाइट बस बार को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इससे, ये दिख रहा है आपको, इससे। ठीक है, इसका इक्विवेलेंट मतलब एक वोल्टेज सोर्स होगी कांस्टेंट ई, और कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, मैंने आपको बताया, इसका मतलब यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस होगा, नो ड्रॉप, तो वी जो टर्मिनल वोल्टेज है वो किसके बराबर हो जाएगी, इंड्यूस वोल्टेज। ये इक्विवेलेंट सर्किट है किसका, एक इनफाइनाइट बस बार का। और इनफाइनाइट इनर्शिया का मतलब क्या है, इनफाइनाइट इनर्शिया इंप्लाइज दैट रोटर ऑफ द अल्टरनेटर नाइदर एक्सेलरेट नॉर डिसेलरेट, मतलब जो रोटर है वो फिक्स है, आप चाहे इसके अंदर लोड इससे लो या आप इसके अंदर ज्यादा पावर दो तो भी जो ये रोटर है जनरेटर का, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट स्पीड से मूव करता जाएगा, नाइदर एक्सेलरेट नॉर डिसेलरेट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, सो द स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। अब कोई भी मतलब ना एक्सेलरेट करेगा ना डिसेलरेट करेगा, स्पीड इसकी कांस्टेंट हो जाएगी, एनआर फिक्स। तो अगर स्पीड फिक्स है तो फ्रीक्वेंसी भी क्या रहेगी, फिक्स। ठीक है ना, हैंस फ्रीक्वेंसी आल्सो कांस्टेंट। तो मोटा मोटा भी आपको यहां से कंक्लूड ये करना है, इनफाइनाइट बस बार का मतलब आपका उसकी वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी क्या रहेंगी, कांस्टेंट। ठीक है, तो अब हम इनफाइनाइट बस बार के अक्रॉस क्या लगा रहे हैं, अल्टरनेटर, ऐसे। ठीक है, उसमें भी दोनों केस पढ़ेंगे, इस अल्टरनेटर के पैरेलल में लोड लगा है कि नहीं लगा, अगर लोड लगा हुआ है तो कैसे एक्ट करेगा। तो पहले नो लोड वाला पढ़ लेते हैं जो कि कम इंपॉर्टेंट है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, नो लोड कंडीशन है, देखो दिस इज माय अल्टरनेटर, ये लेफ्ट साइड वाला, ई डेल्टा एंगल जे एक्सेस आर ए को मैंने इग्नोर किया है, और ये क्या है मेरा
इनफाइनाइट बस बार इसमें कनेक्ट किया है और इसके यहाँ पे कोई लोड नहीं कनेक्टेड माना मैंने, ठीक है ना। अब यार लोड ही नहीं है तो ये एक्टिव पावर सप्लाई क्यों करेगा, लोड ही नहीं है तो, ठीक है ना। देख लेते हैं क्या कंडीशन बैठती है। लोड होगा तभी तो एक्टिव पावर, लोड कोई तो एक्टिव पावर चाहिए। ओके, सो ये फॉर्मूला हम डिराइव कर चुके हैं, वी पी इज इक्वल टू ईवी अपॉन एक्सेस साइन डेल्टा, और रिएक्टिव पावर का क्या फॉर्मूला है, वी अपॉन एक्सेस ई कॉस डेल्टा माइनस वी। ओके, अब लोड नहीं है इसका मतलब एक्टिव पावर तो क्या होगा, जीरो। तो ये देखो ये जीरो होगा, इसका मतलब ये बताओ V मेरा कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि इनफाइनाइट बस बार पे कनेक्टेड है, टर्मिनल वोल्टेज कांस्टेंट है। एक्सेस भी कांस्टेंट होगा, क्यों, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है एक्सेस, और फ्रीक्वेंसी भी क्या है, कांस्टेंट है। ओके, नाउ ई भी क्या है मेरा इनफाइनाइट बस बार में, ये भी कांस्टेंट है, इसका फील्ड एक्साइटेशन चेंज नहीं कर रहा, तो मेरे पास क्या बचा, साइन डेल्टा मस्ट बी इक्वल टू जीरो, ये रहा। तो P इज प्रोपोर्शनल टू साइन डेल्टा और डेल्टा इज इक्वल टू जीरो, तभी तो P जीरो होगा, डेल्टा की वैल्यू साइन ऑफ जीरो जीरो होती है। तो नो लोड कंडीशन के अंदर जब एक्टिव पावर आपका नहीं होगा, इसका मतलब डेल्टा क्या होगा, मेरा पावर एंगल क्या होगा, जीरो होगा। रिएक्टिव पावर क्या हो जाएगा, कॉस डेल्टा, कॉस ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, वन, वी अपॉन एक्सेस ई माइनस वी, ये फॉर्मूला, यानी रिएक्टिव पावर तो फ्लो करेगा ही। चलो अब नो लोड कंडीशन में हम तीन कंडीशन पढ़ लेते हैं, तो तीन कंडीशन हम पढ़ते हैं हमेशा, अंडर एक्साइटेशन, नॉर्मली एक्साइटेड और ओवर एक्साइटेड, ठीक है। तो अंडर एक्साइटेड मशीन के अंदर क्या होता है, अगर आप, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, अंडर एक्साइटेड के अंदर क्या होता है, ई कॉस डेल्टा इज लेस देन वी। ओके, ई कॉस डेल्टा इज लेस देन वी, यानी ये एक्साइटेशन है, अंडर एक्साइटेड का मतलब ये एक्साइटेशन वोल्टेज आपकी नॉर्मल वोल्टेज से कम हो जाएगी, ई कॉस डेल्टा इज लेस देन वी। ओके, इसका मतलब भाई इस वाले केस के अंदर डेल्टा तो जीरो ही है, तो डेल्टा जीरो है तो कॉस ऑफ डेल्टा क्या हो जाएगा, वन, तो ई इज लेस देन वी, यानी इंड्यूस वोल्टेज मेरी टर्मिनल वोल्टेज से कम होगी। ओके, तो उस केस में अगर फेजर डायग्राम बनाओ तो कैसा कुछ बनेगा, ये बनेगा, ये वी टर्मिनल वोल्टेज और ई देखो रेड कलर वाला मैंने कम बनाया, छोटा बनाया, ये देखो ई। ओके, नाउ आइए आर्मेचर करंट, आर्मेचर करंट क्या कैसे फ्लो होगा, ई डेल्टा माइनस वी टर्मिनल वोल्टेज डिवाइडेड बाय जे एक्सेस, ये तो होगा, डेल्टा तो जीरो है, तो ई माइनस वी सेम फेज में आ जाएंगे, ई माइनस वी अपॉन जे एक्सेस, तो आइए हो जाएगा माइनस जे ई माइनस वी। अब ये ई माइनस वी से 90 डिग्री लैग कर रहा है, माइनस जे का मतलब 90 डिग्री, ई माइनस वी कहाँ बनेगा, ई माइनस वी, देखो वी भी ऊपर है ई भी ऊपर है, ई माइनस वी। अब मुझे बताओ ई माइनस वी का जो मैग्नीट्यूड आएगा क्या नेगेटिव बनेगा, ऑब्वियस है, ई छोटा है वी बड़ा है तो इसका नेगेटिव है, नेगेटिव है मतलब जस्ट इसका उल्टा, ये रहा, ये देखो ये मेरा क्या बना, ई माइनस वी, ई माइनस वी बन गया। करंट आइए क्या करेगा, माइनस जे लैग, लैग मतलब पिछड़ रहा है, तो ये आइए बना दिया यहाँ पे इस डायरेक्शन में। ओके, तो अब आप अगर नॉर्मल वोल्टेज और नॉर्मल जो इंड्यूस वोल्टेज अगर आप देखोगे, करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, कितना लीड कर रहा है, 90 डिग्री, इसलिए लोड, ये कौन सा पावर फैक्टर करेक्ट वर्क कर रहा है, जेड, जेड जीरो पावर फैक्टर लीड पे, जेडपीएफ लीड पे। ओके, जीरो पावर फैक्टर, क्योंकि पावर फैक्टर क्या होता है, कॉस ऑफ जीरो, है ना, कॉस ऑफ जीरो हमारा यूनिटी वन, है ना, इसलिए सॉरी आपका जीरो पावर फैक्टर पे, सॉरी जीरो पावर फैक्टर नहीं, उल्टा बोल गया मैं, एंगल कितना है, कॉस ऑफ पावर फैक्टर कॉस ऑफ फाइव एंगल होता है, कॉस 90 होगा, क्योंकि एंगल कितना है 90, तो ये कितना होता है जीरो, पावर फैक्टर मेरा क्या है जीरो है, और लीड है क्योंकि लीड कर रहा है करंट किसको, मेन वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज और इंड्यूस वोल्टेज को। नॉर्मली एक्साइटेड देख लेते हैं, नॉर्मली एक्साइटेड के अंदर क्या होगा भाई, नॉर्मल एक्साइटेड के अंदर आपका ई कॉस डेल्टा और वी के बराबर हो जाएंगे, ई कॉस डेल्टा इज इक्वल टू वी, ई इज इक्वल टू वी हो जाएगा, सी दिस, सिंस डेल्टा इज इक्वल टू जीरो। अब आई ए फ्लो करेगा क्या, नहीं करेगा, क्योंकि ई माइनस वी तो क्या हो गया जीरो, क्योंकि ई और वी दोनों क्या हो गए बराबर, सेम एक्साइटेशन है। तो इस कंडीशन को नॉर्मली एक्साइटेड मशीन के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, मशीन बस एज इट इज इसके साथ लटकी पड़ी है, फ्लोट कर रही है। तो इस कंडीशन को, नॉर्मल एक्साइटेशन कंडीशन को हम कह देते हैं फ्लोटिंग कंडीशन, ठीक है। यहाँ पे लिख रखा है व्हेन अल्टरनेटर इज कनेक्टेड टू एन इनफाइनाइट बस बार बट नो करंट फ्लोज फ्रॉम अल्टरनेटर टू द बस, देन अल्टरनेटर इज सेड टू बी फ्लोटिंग। ये ध्यान रखना, ये आगे बहुत यूज आएगा, फ्लोटिंग कंडीशन कौन सी है। ओके, फ्लोटिंग कंडीशन कौन सी है। तीसरा कौन सा, ओवर एक्साइटेड, ओवर एक्साइटेड में क्या हो जाएगा भाई, ई कॉस डेल्टा वी से बड़ा हो जाएगा,
ये सारी कंडीशन हम पहले देख चुके हैं। ई कॉस डेल्टा ग्रेटर देन, यानी ई इज ग्रेटर देन वी, तो देखो वी इधर बना, ई से बड़ा बना, तो ई माइनस वी, करंट वही फिर से ई माइनस वी आएगा। ई माइनस वी कहां बनेगा? ऊपर ही तो बनेगा, क्योंकि पॉजिटिव है ये ई माइनस वी, तो ये ऑपोजिट ऊपर बन गया। ठीक है, अब माइनस जे इसको लैग कर रहा है, इस ई माइनस को माइनस लैग कर रहा है, तो ये रहा, यहां बना दिया करंट, सिंपल। अब ये क्या कर रहा है? इसको लैग कर रहा है, तो ये कौन सा पावर फैक्टर पे वर्क कर रहा है? जेड पावर फैक्टर लैगिंग। ठीक है ना? ये छोटे छोटे सवाल है, गेट में पूछ सकते हैं नो लोड ऑपरेशन में, बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया नो लोड कंडीशन के अंदर। चलो अब देखते हैं लोडेड कंडीशन, जो कि इंपॉर्टेंट है। लोडेड कंडीशन में क्या करेगा? अब एक्टिव पावर सप्लाई करेगा भाई, तो इसमें फिर से हमें दो कंडीशन चेक करनी है कि भाई दो ही चीज है, एक्साइटेशन चेंज करना और स्टीम इनपुट चेंज करना, ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो लोडेड कंडीशन पे हम दो पैरेलल जनरेटर का पढ़ चुके थे, अल्टरनेटर का, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि भाई इन्फिनिट बस बार को पैरेलल कनेक्टेड है, हमारी इन्फिनिट बस बार के पैरेलल कनेक्टेड है हमारा अल्टरनेटर, है ना, और लोड भी है, तब क्या केस आएगा? ये वाला है ना, ओके, इसमें लोड और लगा दिया। तो अब देखो क्या केस आएगा। पहला केस, इफेक्ट ऑफ चेंज इन एक्साइटेशन। एक्साइटेशन का मतलब फील्ड करंट चेंज होगा, फील्ड करंट इंक्रीज करेंगे हम सपोज, तो इंड्यूस वोल्टेज भी क्या होगी? इंक्रीज करेगी। तो बट ये ध्यान रखना, हम इसके अंदर स्टीम इनपुट को क्या मानेंगे? स्टीम इनपुट को कांस्टेंट। तो हमेशा याद रखना, जब हम एक्साइटेशन को चेंज करेंगे तो स्टीम इनपुट को कांस्टेंट मारेंगे, और स्टीम इनपुट को अगर चेंज करेंगे तो हम एक्साइटेशन को कांस्टेंट मारेंगे। ठीक है, सो इफ द फील्ड करंट इज वेरिड, देन मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ आल्सो वेरीज। ये रहा इंड्यूस वोल्टेज का वेरी, बट इन दिस केस द स्टीम इनपुट शुड बी केप्ट कांस्टेंट। स्टीम इनपुट हमारा कांस्टेंट है। स्टीम इनपुट का मतलब पी कांस्टेंट है, इनपुट, इनपुट पावर कांस्टेंट है स्टीम इनपुट, है ना। और स्टीम इनपुट, और मैंने माना लॉसलेस सिस्टम है, तो इनपुट पावर ही किसके बराबर हो जाएगा? आउटपुट पावर। और आउटपुट पावर का इक्वेशन हम जानते हैं, वो क्या होती है? ये वाली, ई एफ वी अपॉन एक्सेस साइन डेल्टा कांस्टेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि हमने क्या माना है? स्टीम इनपुट को कांस्टेंट माना है। इसका मतलब हमारा इनपुट पावर एज वेल एज आउटपुट पावर कांस्टेंट है। ये कंडीशन हम पहले भी देख चुके हैं, किसमें बताता हूं अभी। अब देखो, Vt और F तो कांस्टेंट है, क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट बस बार के साथ कनेक्टेड है, तो ये भी हट गया। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला? ई एफ साइन डेल्टा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये देखो ये वाला, ओके, पहला कंक्लूजन। दूसरा, हम इनपुट पावर को या आउटपुट पावर को ऐसे भी लिख सकते हैं, वी आई कॉस फाई, वी टी आई कॉस फाई। अब वी टी तो क्या है? कांस्टेंट है, तो ये तो हटा दो, आई ए कॉस फाई क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। सेकंड कंक्लूजन। ये सारी चीजें फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन हम डिराइव कर चुके हैं, किसके अंदर? वी कर्व और इन्वर्टेड वी कर्व के अंदर, अगर याद है तो, वी कर्व और इन्वर्टेड वी कर्व के अंदर। ओके, नाउ अब इसको हमको डायग्राम बनाना है। ठीक है, ई एफ साइन डेल्टा इक्वल टू कांस्टेंट और आई ए कॉस फाई, ये बना भी चुके हैं वी कर्व के अंदर, फिर भी मैं आपको वापस बना देता हूँ। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम, और ये फॉर्मूला याद रखना हमेशा, जनरेटर के लिए, अल्टरनेटर के लिए वैलिड है, ई एफ इज इक्वल टू वी टी प्लस जाइए एक्सेस, कहां से आया? इक्विवेलेंट सर्किट से आया। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या बना रहा हूँ? वीटी बना रहा हूँ, सी दिस वीटी, ये ब्लैक कलर का वीटी, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ओके, ये वीटी मैं अलग से बना के नहीं बता रहा, क्योंकि ये मैं बता चुका हूँ कहाँ पे? वी कर्व के अंदर, ये पूरा डायग्राम बता चुका हूँ, सेम वही डायग्राम बनाया है, कुछ नहीं किया है। ठीक है, वीटी। ओके, अब करंट क्या करें? मैंने लैगिंग लोड माना है, ये रहा लैगिंग, आई ए, सी दिस, ये बनाया आई ए, आई ए वन पहला ले लिया, आई ए वन करंट के लिए। ठीक है, पावर फैक्टर एंगल 5:1। अब आई, मैंने क्या बताया? आई ए कॉस फाई कांस्टेंट होगा, आई ए कॉस फाई कहाँ बनेगा? यही तो है, आई ए कॉस फाई, सी दिस, आई ए वन कॉस फाई, ये वाला। तो देखो ये लाइन हमेशा क्या रहेगी? रेड लाइन कांस्टेंट, यानी करंट इसको बाहर जाएगा ही नहीं, इसकी इस लोकस को फोन करेगा, चाहे यहां बना लो, यहां बना लो, चाहे यहां बना लो, इस लाइन को क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि आई ए कॉस फाई क्या है? मेरा कांस्टेंट। ठीक है, अब आई ए कॉस, आई ए में क्या ऐड करना, वीटी में क्या ऐड करना है? जे आई एक्सेस, जे आई एक्सेस कहां होगा? प्लस जे, इसको 90 डिग्री लीड करेगा, यानी यहाँ पे। तो देखो वो यहां बनाया मैंने, ये रहा ऊपर, ओके, ये बना दिया मैंने यहाँ पे। ओके, अब ये बन गया, ये बनने के बाद में रिजल्टेंट क्या कहलाएगा? ई एफ वन। ये रिजल्टेंट यहां से लेके गया मैंने, ये बनाया ई एफ वन, और ये एंगल क्या ले लिया मैंने? डेल्टा वन, है ना, लोड एंगल डेल्टा वन। ओके, अब आप देख रहे हो ई एफ को अगर हम प्रोजेक्ट करें, ई एफ कॉस डेल्टा कौन सा आएगा? ई एफ कॉस डेल्टा तो ये आएगा, और ई एफ साइन डेल्टा कौन सा आएगा? ये वाली।
तो ये दिख रहा है, और जो कि वो क्या माना हमने, कांस्टेंट, यहां से प्रूव किया है। तो ईएफ यानी ईएफ साइन डेल्टा यानी ईएफ इस वाले लाइन को कभी क्रॉस ही नहीं कर पाएगा। सेम चीजें मैं बता चुका हूं पहले, फिर भी बता रहा हूं। सी दिस ईएफ साइन डेल्टा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये डिटेल में मैंने बहुत अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप से ग्राफ प्लॉट किया था, फेजर प्लॉट किया था, ठीक है। तो ईएफ हो गया, ये EF1 हो गया। चलो दूसरा लोड ले लेते हैं। दूसरा लोड में करंट, ये तो लैगिंग लोड हुआ, यूनिटी पावर फैक्टर ले लेते हैं IA2 सेम फेज में वोल्टेज के। तो 90 डिग्री इसका JI एक्सेस कहां करेगा, इसके 90 डिग्री इस डायरेक्शन में, तो देखो ये डायरेक्शन में बना दिया, और ये EF2 यहां से बन गया, EF2 इंड्यूस EMF वोल्टेज, ठीक है। अब देख लेते तीसरा, एक और ले लेते हैं। ये तीसरा बना लिया, लीडिंग में ले लिया। तो इसके परपेंडिकुलर I3 इस तरफ है लीडिंग में, तो JI एक्सेस किस डायरेक्शन में होगा, ये। इसको उठा के कहा रखा है, ये रहा, VT में तो ऐड करना है। और ये क्या हो गया, EF3 दिख रहा है आपको, EF1 EF2 EF3 इसको क्रॉस नहीं कर रही है ब्लैक वाली लाइन को, क्योंकि EF sin डेल्टा इज इक्वल टू कांस्टेंट। कैसे बना, तो अब आपको दिख रहा है कि भाई EF3 EF2 और EF1 में क्या रिलेशनशिप है। अगर इन दोनों का ये फेजर का मैग्नीट्यूड देखें, तो EF3 सबसे छोटा है, फिर EF2 बड़ा है, फिर EF1 सबसे बड़ा है। अगर ये वाला केस है तो फील्ड करंट क्या होगा, फील्ड करंट इज प्रोपोर्शनल टू फील्ड करंट, जो इंड्यूस वोल्टेज है वो किसके प्रोपोर्शनल है, फील्ड करंट के। तो सेम एज इट इज फील्ड करंट भी ऐसे वेरी करेगा, IF3 सबसे छोटा, फिर IF2 फिर IF1, यानी हम फील्ड करंट क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो अब मुझे बताओ, सबसे स्टेप देखते हैं करंट पे क्या फर्क पड़ेगा। जैसे मैंने फील्ड करंट को बढ़ाया, IF3 पे करंट क्या था, ये IA3 था, ये वाला IA3, ठीक है। और EF3 से यानी IF3 से मैंने करंट सॉरी आपका फील्ड करंट बढ़ाया, मतलब फील्ड करंट बढ़ाया, ये EF3 को फील्ड करंट नहीं मानो, तो उसके रेस्पेक्ट के अंदर करंट, आर्मेचर करंट क्या हुआ, कम हुआ। ये देखो मैग्नीट्यूड कम हुआ, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। फिर भी एक बार इसके अंदर आ रहा है, इसलिए मैं वापस रिवाइज करवा रहा हूँ। ओके, तो आइए क्या करेगा, पहले डिक्रीज करेगा, फिर और फील्ड करंट, इसके लिए फील्ड करंट के लिए क्या हो गया, ये देखो इतना बढ़ गया, यानी इंक्रीज कर गया। आइए फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। चलो पावर फैक्टर पे देख लेते हैं भाई। पावर फैक्टर में क्या होगा, पावर फैक्टर क्या था, ये 5:1 था, यहाँ पावर फैक्टर यूनिटी था, और ये यहाँ पे ये लैगिंग था, ये लीडिंग था। तो जब फील्ड करंट सबसे कम था, तो मेरा पावर फैक्टर क्या था, लीडिंग, पावर फैक्टर लीड कर रहा था। और फिर मैंने फील्ड करंट को और बढ़ाया, तब मेरा पावर फैक्टर क्या हो गया, यूनिटी, यानी पावर फैक्टर इंक्रीज कर गया, ठीक है। पावर फैक्टर लीड से यूनिटी गया, इंक्रीज कर गया। यूनिटी के बाद में मैंने और फील्ड करंट बढ़ाया, तो मेरा क्या हुआ, पावर फैक्टर डिक्रीज कर गया, लैगिंग साइड में चला गया, यूनिटी लैगिंग है ना, पावर फैक्टर लीड यूनिटी से लैगिंग, फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। तो ये तो हुआ पावर फैक्टर का केस। तीसरा केस कौन सा है, पावर एंगल का देख लेते हैं भाई। पावर एंगल, लोड एंगल, देखो जब मेरा फील्ड करंट ये था, सबसे कम था, तब मेरा पावर जो एंगल था कितना था, Δ3 था। फिर जैसे फील्ड करंट को और बढ़ाया तो Δ2 हुआ, फिर और बढ़ाया Δ1, यानी डेल्टा क्या कर रहा है, पावर एंगल कम हो रहा है, डेल्टा रिड्यूसेस। ये बहुत कंपटीशन एग्जाम के अंदर ये कॉन्सेप्ट आती हैं। तो फेजर डायग्राम याद रखो, फटाफट बना लो, 1 मिनट लगती है फेजर डायग्राम बनाने में, और फिर अपने आप बना सकते हो। कंफ्यूज मत हो जाना कि फील्ड करंट को हम इंक्रीज कर रहे हैं, यानी EF3 उल्टा चल रहा है, EF3 EF2 EF1 बनाया मैंने उल्टा था, है ना। Okay. While analyzing the effect of change in excitation of an alternator parallel to IVB, we can make use of V curve and inverted V curve. अगर ये डायग्राम से अगर आपको टफ लग रहा है बनाने में, तो वी कर्व और इन्वर्टेड वी कर्व बना लो, उससे भी आप डायरेक्ट ये सारी चीजें निकाल सकते हो। कैसे, मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। चलो दूसरा केस देख लेते हैं, इफेक्ट ऑफ चेंज इन स्टीम इनपुट। अब मैं एक्साइटेशन को, IF को क्या रखूंगा, कांस्टेंट, सिर्फ स्टीम इनपुट को चेंज करूंगा। So if the steam input at prime mover or turbine of the alternator is increased, we will assume that the field current or excitation remains constant. यानी फील्ड करंट EF का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। बट डेल्टा तो क्या होगा, वेरिएबल। कैसे, देखो पावर का फॉर्मूला ये होता है ना, पावर का ये फॉर्मूला है। EF तो क्या रख दिया मैंने, कांस्टेंट, फील्ड एक्साइटेशन, VT अपने आप कांस्टेंट है, एक्सेस अपने आप कांस्टेंट है। क्यों भाई, क्योंकि इनफाइनाइट बस बार के कनेक्टेड है। अब पावर इज प्रोपोर्शनल टू साइन डेल्टा। स्टीम इनपुट अगर आप चेंज कर रहे हो, इसका मतलब पावर क्या होगा,
स्टीम इनपुट को बढ़ा रहे हैं तो पावर इनपुट भी क्या होगा, बढ़ेगा, आउटपुट पावर भी बढ़ेगा। तो पावर आउटपुट बढ़ेगा वो जो कि प्रोपोर्शनल है किसके, साइन डेल्टा का। इसका मतलब लोड एंगल भी क्या करेगा, बढ़ेगा। देखो ठीक है। सो एज द स्टीम इनपुट ऑफ द अल्टरनेटर इज इंक्रीज, डेल्टा कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस बिकॉज पी इज प्रोपोर्शनल टू साइन डेल्टा। इसका फेजर डायग्राम बना लेते हैं भाई। मैंने कांस्टेंट क्या रखा है, ईएफ, तो फटाफट वही सेम बनेगा। वीटी बनाया यहाँ पे, आईए लैगिंग लिया है मैंने, आईए में क्या जोड़ दूंगा, जेआई एक्सिस, इसका 90 डिग्री परपेंडिकुलर ये रहा, और ये EF1 बन गया पहला वाला, और डेल्टा 1 हुआ। ठीक है। अब आपको नेक्स्ट डायग्राम कैसे बनाओगे, मैंने क्या कहा, ये EF कांस्टेंट है, यानी इसकी जो लेंथ है वो कांस्टेंट है, कहीं बनाओ। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या मानना है, ये मेरा जो ये ओरिजिन है, ये तो ओरिजिन पॉइंट है ओ, ठीक है, ये EF1 है। तो अब ये रेडियस मान के एक आर्क खींचो यहाँ पे, ऐसे आर्क यहां तक ले लो, क्योंकि EF तो क्या रहेगा, ओरिजिन से कांस्टेंट, क्योंकि एक्साइटेशन मैंने कांस्टेंट माना है। तो देखो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया, ये वाला, और ये क्या बना, EF2 बना। इसके करस्पॉन्डिंग में IA2 एक्सेस कौन सा होगा, ये वाला, देख लो आप, है ना, IA2 एक्सेस 90 डिग्री इसके, इसका मतलब IA2 कहां बना होगा, यूनिटी पावर फैक्टर पे, तभी तो आएगा ये। ओके, देखो करंट, है ना। अब बना लेते हैं लीडिंग के अंदर, लीडिंग के अंदर करंट अगर यहां आया है, आप डायरेक्ट उल्टा बना लेना। कैसे, यहां पे मैंने तीसरा पॉइंट लिया है IF3, और यहां से ये क्या बना, EF3, ये EF2 था। तो अब इसको और इसको जोड़ने वाला कौन सा बना, IA3 एक्सेस, इसके हिसाब से करंट कौन सा होगा, ये वाला, देख लो, लीडिंग, है ना। तो इस तरह से एक डायग्राम बना। यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, फील्ड एक्साइटेशन, EF का मैग्नीट्यूड, है ना, EF3। अब EF3, EF2 और EF1 क्या है, बराबर है, E के बराबर है, ये कांस्टेंट है। तो अब देखो डेल्टा इंक्रीज कर रहा है, देखो डेल्टा 1 था, फिर डेल्टा 2 हुआ, फिर डेल्टा 3 इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब अगर डेल्टा इंक्रीज कर रहा है तो पावर भी क्या होगा, क्योंकि P इज प्रोपोर्शनल टू साइन डेल्टा, तो पावर भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, P3 का सबसे मैक्सिमम होगा। नाउ जैसे जैसे हम पावर को इंक्रीज कर रहे हैं, P1 लेस देन P2, सबसे बड़ा P3 है, पावर को इंक्रीज कर रहे हैं तो डेल्टा को इंक्रीज कर रहे हैं, लोड एंगल को, तो पावर इंक्रीज कर रहा है। अब करंट को देख लेते हैं, करंट की लेंथ कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये देखो, ये करंट की लेंथ थी। ओके, तो यहां पे क्या कर रहा है, देखो आप, सबसे ज्यादा लेंथ किसकी है, IA3 की, IA2, यानी जैसे जैसे मैं लोड एंगल बढ़ा रहा हूं डेल्टा, मेरा करंट भी क्या कर रहा है, आर्मेचर करंट भी बढ़ रहा है। ठीक है, सी दिस। पावर फैक्टर पे देख लेते हैं भाई, पावर फैक्टर जैसे जैसे लोड को बढ़ा रहे हैं, लोड एंगल को, पावर इनपुट, स्टीम इनपुट को बढ़ा रहे हैं, देखो, है ना, स्टीम इनपुट जब मेरा सबसे कम था तो मेरा लोड एंगल पावर फैक्टर कैसा था, लैगिंग था। फिर और बढ़ाया तो क्या बना, यूनिटी, फिर और लीडिंग, तो पावर फैक्टर लैग हुआ, लैग से यूनिटी हुआ, यूनिटी से लीडिंग हुआ, यानी पहले इंक्रीज किया, फिर डिक्रीज किया। यूनिटी तो मैक्सिमम होता है। Okay, so since mode EF is constant, the length of the EMF phasor should be kept same even though the angle delta may change. तो देखो ये लेंथ तो मैंने कांस्टेंट रखी है यहाँ पे। ओके, नाउ वो कैसे बनाओगे, मैं यहाँ लिख रखा है, टेक अ कंपास एंड मेक रेडियस इक्वल टू द लेंथ ऑफ द EF एंड ड्रॉ एन आर्क विद सेंटर एट ओरिजिन, ये ओरिजिन। Okay, so as the steam input to an alternator is increased, power angle continuously increases and armature current also continuously increases, but the power factor goes from lagging to leading via unity. Show power factor first increases then decreases. इसी को मैंने लैंग्वेज में लिखा है ताकि आपको समझ में आए। ओके, समझ में आया। अब कॉन्सेप्ट वी कर्व से कैसे निकालोगे, देखो वी कर्व क्या था, ये रहा, IA वर्सेस IF, आर्मेचर करंट और IF का आपका रिलेशनशिप था, ऐसा कुछ बना था, अलग अलग पावर पे P1, P2, P3 मैंने आपको बताया था। जैसे जैसे आपका इनपुट पावर, स्टीम इनपुट बढ़ाओगे तो मेरा पावर जो वी कर्व था वो ऊपर शिफ्ट कर जाएगा, याद है। और पावर जो इन्वर्टेड वी कर्व था वो किसके बीच में था, पावर फैक्टर और फील्ड करंट, वो शिफ्ट अगर जैसे जैसे पावर बढ़ाओगे तो कहां शिफ्ट करता था, राइट हैंड साइड में। थोड़ा सा ये गलती कर दी मैंने, ये यहाँ पे लीड आएगा, है ना, ध्यान रखना, ये मैं जनरेटर के लिए बना रहा हूँ, ये लीड है और ये लैग है ना, लेफ्ट साइड वाला, ये लीड है और ये लैग है।
मोटर के लिए ये उल्टा हो जाता है ना, मोटर के लिए ये लीड है ना आपका, मोटर के लिए तो आपका लैग हो जाएगा ये, है ना, ये ध्यान रखना। तो ये लीड है और ये लैग है, सिमिलरली इसके लिए भी ये क्या होगा, लीड और ये लैग, ये ध्यान रखना। ओके, इसके लिए भी ये लीड और ये लैग, ये गलत लिख रखा है, मैं मिटा दूंगा, है ना, ध्यान रखना। ये मोटर के लिए बन गया था, लेकिन लीड लैग, ये जो डिफरेंस है इन्वर्टेड वी कर्व और वी कर्व के अंदर, मोटर के अंदर सिर्फ पावर फैक्टर आपस में चेंज हो जाता है बस। ठीक है, तो अब देखो, जब भी अगर आपको करना है कि भाई सपोज पहला करना है कि भाई फील्ड करंट को बढ़ा रहे हो और पावर को कांस्टेंट रख रहे हो, स्टीम इनपुट को कांस्टेंट कर रहे हो, तो उस केस में आप क्या करोगे, एक पी के लिए ये वाला P1, सपोज मैंने स्टीम इनपुट P1 रखा है, P1 लोड के लिए मेरा स्टीम इनपुट तो कांस्टेंट है, एक्साइटेशन क्या कर रहे हो आप, बढ़ा रहे हो, फील्ड करंट इसमें बढ़ रहा है, तो देखो आप पावर फैक्टर देख लो, पावर फैक्टर कहां से जा रहा है, लीड से कहां जाएगा, ये यूनिटी है, लीड से कहां जा रहा है, यूनिटी, और यूनिटी से कहां जा रहा है, लैगिंग में। सी दिस, यहां पे हमने किया था, लीड से यूनिटी और लैगिंग में, जब एक्साइटेशन मेरा चेंज हो रहा था। ठीक है, आर्मेचर करंट क्या कर रहा था, आर्मेचर फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस, तो वी कर्व से पता चल लग रहा है कि नहीं लग रहा, लग रहा है। देखो भाई, फील्ड करंट को अगर हम बढ़ा रहे हैं तो ये आर्मेचर करंट, सॉरी इसको मिटाते हैं, ओके, देखो आर्मेचर करंट जैसे मैं बढ़ाऊंगा आर्मेचर करंट कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, फिर कुछ देर बाद में मेरा और फील्ड बढ़ाऊंगा तो आर्मेचर करंट बढ़ गया, ये देखो। तो मैंने यहाँ पे कब माना, फील्ड पहला कौन सा केस लिया, जब मेरा फील्ड एक्साइटेशन वेरिएबल था और स्टीम इनपुट मेरा कांस्टेंट था। उल्टा ले लो, उल्टा कौन सा, दूसरा केस ले लो, सॉरी दूसरा केस कौन सा, वहां पे मेरा एक्साइटेशन कांस्टेंट था, एक्साइटेशन के लिए एक लाइन खींच लो ऐसे ही, कोई भी एक्साइटेशन एक वैल्यू ले लो, ये रहा एक्साइटेशन, ये इस फील्ड करंट है, कांस्टेंट हो गया। अब जब हम स्टीम इनपुट बढ़ाएंगे तो पावर बढ़ेगा, देखो ये बढ़ गया ना, यहां से ऊपर बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। अब आर्मेचर करंट बढ़ता ही जाएगा, देखो इसके लिए आर्मेचर करंट, इसके लिए इतना इतना आर्मेचर करंट तो बढ़ता ही जा रहा है, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से इससे भी पढ़ सकते हैं आप, पावर फैक्टर के लिए, पावर फैक्टर के लिए यहां से पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो इसमें पावर फैक्टर आप देख लोगे कि भाई पावर फैक्टर, फील्ड करंट मेरा कांस्टेंट हो गया और फील्ड करंट आप बढ़ा रहे हो, उल्टा इसी में केस में, तो आप यही सारी की सारी कॉन्सेप्ट कहां से, वी कर्व और इन्वर्टेड वी कर्व से ले सकते हो। तो ये कंक्लूजन यहाँ पे, इफ वी वांट टू एनालाइज पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर विद इनफिनिट बस बार while changing excitation, then we only need to consider one V curve corresponding to the fixed value of steam input, एक ही V curve लिया है अपनों ने। ठीक है, दूसरा, if steam input is varied then keep IF constant and by increasing steam input move from one curve to another curve, ये पहला कर्व ये दूसरा कर्व ऐसे मूव करेंगे। ठीक है ना, तो ऐसे भी इससे भी आप पढ़ सकते हो, ये सारी कंक्लूजन निकाल सकते हो। ठीक है, या फेजर से निकालो। ठीक है, ओके, नाउ एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको हम डिटेल में, आप डिटेल में पढ़ोगे, स्विंग इक्वेशन, ये यहाँ पे चाहिए। पावर सिस्टम जब आप पढ़ोगे उसके अंदर आप ये डिराइव करोगे, स्विंग इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बट यहाँ पे ये स्विंग इक्वेशन बनती जनरेटर की है, बट इसकी डेरिवेशन आप पढ़ते हो पावर सिस्टम में, क्योंकि स्टेबिलिटी, मैंने आपको बताया स्टेबिलिटी का जो पूरा सिंक्रोनस मशीन का स्टेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, वो सारा सारा डेरिवेशन आप कहाँ करोगे, पावर सिस्टम में, स्टेबिलिटी के अंदर। ठीक है ना, क्योंकि पावर सिस्टम को सप्लाई कौन कर रहा है, सिंक्रोनस मशीन ही तो कर रही है। बट यहाँ पे थोड़ा बहुत इसका कॉन्सेप्ट चाहिए अपने को, तो इसलिए मैं थोड़ा सा आइडिया ले रहा हूँ। विल स्टडी इन डिटेल डायनेमिक इक्वेशन मोटर के लिए और जनरेटर के लिए, आप डीसी मशीन के अंदर पढ़ चुके हो। मैकेनिकल डोमेन के अंदर ये होती है जे डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी का स्क्वायर इंटू टी माइनस टी एल। टी क्या है मेरा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, टी एल क्या है मेरा, लोड टॉर्क, जे क्या है मेरा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन मैकेनिकल डोमेन। ओके, और थीटा आपका जिस एंगल, जहां से आपका इन दोनों के बीच का एंगल। ठीक है, और जनरेटर के लिए क्या था, जनरेटर के लिए क्या था, जे डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर तो रहेगा ही, ये टीपीएम माइनस टी हो जाएगा। जनरेटर में मैकेनिकल पीएम क्या होता है, मैकेनिकल सॉरी प्राइम मूवर टॉर्क, और ये टी क्या है मेरा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। ये आप डीसी मशीन में पढ़ चुके होगे, कोई दिक्कत नहीं है, और ये फिर से पढ़ोगे पावर सिस्टम में, बट अभी यहाँ ये कॉन्सेप्ट रखो। अब मैं जनरेटर की बात कर रहा हूँ, है ना, पहले तो जनरेटर में ये तो मैकेनिकल डोमेन में था, अब हम इसको किसमें चेंज करेंगे, इलेक्ट्रिकल डोमेन के अंदर, है ना। तो इलेक्ट्रिकल डोमेन में जे मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसमें बन जाएगा, एम में मोमेंट ऑफ इनर्शिया। थीटा किसमें चेंज होता है, लोड एंगल में, डी स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर डी टी। डोंट वरी, ये सारी चीजें डेरिवेशन में पढ़ोगे आप, अभी है नहीं, मैं डायरेक्ट ही कॉन्सेप्ट ले रहा हूँ इसका।
तो टॉर्क रिलेटेड टू, सॉरी, पावर रिलेटेड टू दिस प्राइम मूवर टॉर्क क्या बन जाएगा, पीएम मैकेनिकल इनपुट, ठीक है, और पी क्या है मेरा, इलेक्ट्रिकल आउटपुट, ठीक है। अब ये देखो ना, एक अल्टरनेटर है, अल्टरनेटर का इनपुट क्या रहेगा, रोटर पे प्राइम मूवर, है ना, ये मेरा इनपुट होगा प्राइम मैकेनिकल इनपुट, ये तो किया मैंने पीएम मैकेनिकल इनपुट, और आउटपुट कहां से ले रहे हो, यहां से इलेक्ट्रिकल इनपुट। अब इन दोनों का डिफरेंस ही तो बताएगा रोटर की स्पीड से घूमेगा, किस स्पीड से एक्सेलरेट करेगा, किस स्पीड से एक्सेलरेट करेगा। तो डी स्क्वायर अपॉन डेल्टा स्क्वायर ये क्या बताता है, इसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। अगर ये कम होगा इसका मतलब कम हो रही है स्पीड, और अगर ये बढ़ रहा होगा पॉजिटिव है, इसका मतलब स्पीड आपकी इंक्रीज कर रही है ना, एक्सेलरेट कर रही है। तो यहां से दिस इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड स्विंग इक्वेशन, एम डी स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर पी एम माइनस पी, ठीक है, डी डेल्टा स्क्वायर डी स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर डेल्टा अपॉन डी टी स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। पी एम माइनस पी आपका मैकेनिकल इनपुट, पी क्या मेरा इलेक्ट्रिकल आउटपुट, समझ में आ रहा है ना, पी एम माइनस पी। अगर मेरा पी मैकेनिकल पावर ज्यादा है, इलेक्ट्रिकल इनपुट मेरा कम है, यानी पी एम माइनस पीई पॉजिटिव है, इसका मतलब मशीन क्या करेगी, एक्सेलरेट करेगी, ऑब्वियस है, जितना इनपुट ज्यादा बढ़ाओगे तो ज्यादा तेजी से घुमाएगा मैकेनिकल इनपुट। अगर इलेक्ट्रिकल इनपुट ज्यादा है ना, ज्यादा लोड ज्यादा लगा दिया हमने, तो ये क्या करेगा, रोटर इतना सफिशिएंट नहीं, सप्लाई नहीं कर पा रहा, तो इसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी, यानी डिसेलरेट करेगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग केस कंसिडर कर लेते हैं। पीएम बराबर पी जो कि आइडियल सिचुएशन है, यानी जितना लोड लगा है उतना इनपुट पावर दे रहे हैं, लॉसलेस सिस्टम यूज कर रहा हूं मैं अभी, है ना। इसका मतलब जो पीएम माइनस ये हो जाएगा जीरो, जीरो का मतलब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो, ना एक्सेलरेट करेगा ना डिसेलरेट करेगा, ठीक है, नाइदर एक्सेलरेट नॉट डिसेलरेट। केस टू, जब इनपुट पावर, स्ट्रीम इनपुट आपने ज्यादा दे दिया, तब क्या करेगा, इनपुट पावर आउटपुट पावर से ज्यादा हो जाएगा, लोड तो मेरे को इतना चाहिए ही नहीं, एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव है, जनरेटर एक्सेलरेट, मतलब एक्स्ट्रा इनपुट पावर कहां जाएगा, फिर वो क्या करेगा, तेजी से घूमने लग जाएगा रोटर, पहले एनआर स्पीड से घूम रहा था, अब एनआर स्पीड से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा इनपुट पावर। सो इफ इनपुट पावर इज ग्रेटर देन द पावर आउटपुट फ्रॉम द जनरेटर, देन एक्स्ट्रा power input is stored as kinetic energy in the generator, due to which kinetic energy of generator increases and the rotor speed also increases। रोटर की स्पीड इंक्रीज करेगी, ऑब्वियस है, इनपुट पावर आप सप्लाई ज्यादा दोगे तो, है ना। तीसरा केस, जब लोड आपने ज्यादा लगा दिया, मैकेनिकल इनपुट कम है मेरा, तो ये लेस देन जीरो आएगा, यहां से देखो, इसका मतलब क्या होगा, एक्सेलरेशन मेरा क्या है, नेगेटिव है, मतलब जनरेटर डिसेलरेट, स्पीड कम होगी। so if input is less than output, then output derives the extra energy from stored kinetic energy। जो मशीन घूम रही थी उसी स्पीड से, उसकी जो स्पीड, जिस स्पीड से घूम रहा था एनआर स्पीड से, उससे क्या डिराइव करने की सोचेगा पावर, तो अगर इससे पावर खींचेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा, तो उसकी स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी। So due to which stored kinetic energy क्या हो जाएगी, stored जो kinetic energy वो कम हो जाएगी, and speed of the alternator also reduces। okay, अब कंपटीशन एग्जाम के लिए ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। क्या होगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई आपको मैंने बताया ना, यहाँ पे देख लेते हैं, ये मेरा स्टेटर है और ये मेरा रोटर है। रोटर को हम किससे एक्साइट करते हैं भाई, डीसी एक्साइटेशन से, आईएफ, और साथ में इसको कपल भी तो करके रखते हैं प्राइम मूवर से, और यहां से सप्लाई, ठीक है, इनफाइनाइट बस बार से कनेक्टेड कर रखा है मैंने इसको। ओके, तो अब क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई मैंने एक्साइटेशन, भाई रोटर तो घूम रहा है, यानी प्राइम मूवर से कपलिंग है, अलग एक मशीन होगी उसको हम कहते हैं जो इस प्राइम मूवर को घुमा रहा होगा, यानी कपल तो है, यानी ये घूम तो रहा है, बट एक्साइटेशन को मैंने जीरो कर दिया, तो जनरेटर कैसे बिहेव करेगा। दूसरा केस, भाई प्राइम मूवर को मैंने बंद कर दिया, एक्साइटेशन है मेरा, तब मशीन कैसे बिहेव करेगी, ठीक है। तीसरा केस, भाई दोनों ही, एक्साइटेशन भी बंद, प्राइम मूवर भी बंद, तब मशीन कैसे करेगी। ऐसे चार केस बनते हैं, सी दिस। सो एक क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे, व्हाट हैपेंस इफ प्राइम मूवर इज कपल्ड टू द अल्टरनेटर, है ना, एंड एक्साइटेशन इज स्विच ऑन। इसका मतलब क्या है, प्राइम मूवर तो कपल्ड है, लेट मी इसको ढंग से डायग्राम बनाता हूं मैं, तब समझ में आएगा। कंस्ट्रक्शन आपको याद होगा इसका,
ये मेरा स्टेटर है जहां पे आउटपुट ले रहे हैं हम, ये लोड है या फिर इन्फाइनाइट बस बार है, ये मान लो, है ना, इन्फाइनाइट बस बार है जो पावर सप्लाई कर सकती है, आईबीबी, है ना, लोड भी लगा हुआ है, इन्फाइनाइट बस बार भी है। और बीच में क्या होगा इसका, रोटर, ठीक है, जिसको हमने एक्साइटेशन कर रखा है डीसी एक्साइटेशन से, और इसको हमने साथ में कपल्ड भी कर रखा है ना, प्राइम मूवर जिसको रोटेट कर रहा है। पहला क्या कह रहा है कि भाई टेबल बनी प्राइम मूवर है ना, ये वाला कपल्ड है, कपल्ड का मतलब कोई दूसरी मशीन के साथ कपल्ड है जो इसको घुमा रही है, ठीक है, यानी घूम तो रहा है। साथ ही साथ में क्या है, एक्साइटेशन देखो, ईएफ नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब एक्साइटेशन नहीं है, ईएफ इज इक्वल टू, सॉरी है एक्साइटेशन, एक्साइटेड किया हुआ है, डीसी एक्साइटेशन किया हुआ है, और ईएफ इज इक्वल टू जीरो का मतलब एक्साइटेशन नहीं है। तो पहला केस क्या कर रहा है, व्हाट हैपेंस इफ प्राइम मूवर इज कपल्ड, यानी कपल्ड तो कर रखा है, एंड एक्साइटेशन इज स्विच ऑन, एक्साइटेशन तो कौन सा ये कैसे बिहेव करेगा, अल्टरनेटर, यही तो होता है अल्टरनेटर का ऑपरेशन, कि भाई हम एक्साइटेशन करते हैं और प्राइमर को मूव करते हैं तो एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ईएमएफ इंड्यूस होती है किसके अंदर, स्टेटर कंडक्टर के अंदर, और कैसे बिहेव करता है, ये अल्टरनेटर की तरह, ठीक है, तो अल्टरनेटर की तरह। दूसरा केस, भाई कपल्ड तो है, कपल्ड तो है, बट एक्साइटेशन बंद कर दिया, है ना, एक्साइटेशन बंद कर दिया, इसका मतलब क्या होगा, ये घूम रहा है, तो रोटर तो घूम तो रहा है, उसके अंदर क्या हो जाएगा, रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड को क्रॉस कर जाएगी, रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड को क्रॉस कर जाएगी, और तब वो कैसे बिहेव करेगा, इंडक्शन जनरेटर, ये वाले केस देख चुके हैं हम, है ना, इंडक्शन जनरेटर की तरह वर्क करेगा। तीसरा केस, एक्साइटेशन तो है, सी दिस, एक्साइटेशन तो है, बट प्राइम मूवर डीकपल्ड, डीकपल्ड का मतलब प्राइम मूवर नहीं है, ठीक है ना, तब कैसे बिहेव करेगा, सिंक्रोनस मोटर की तरह, एक्साइटेशन तो कर रखा है, यानी प्राइम मूवर जीरो है, तो अब मुझे बताओ, तब ये तभी वर्क करेगा जब यहाँ पे इनफाइनाइट बस बार इसको सप्लाई, अब ये पहले इसको दे रहा था, अब रोटर घूम तो रहा नहीं, तो अब क्या करेगा, ये सप्लाई यहां से ले लेगा, करंट सप्लाई करेगा, तो उसकी वजह से फ्लक्स प्रोड्यूस होगी, फ्लक्स प्रोड्यूस की वजह से रोटर को क्या करेगा, ये रोटेट कराना चाहेगा, यानी मैकेनिकल पावर आउटपुट दे देगा ये, ठीक है ना। तो ये जब इस वाले केस के अंदर क्या हो जाएगा, बट कंडीशन है इनफाइनाइट बस बार के साथ कनेक्टेड होना चाहिए, अगर नहीं है कनेक्टेड, अगर ये नहीं कनेक्टेड है तो इसको इनपुट इलेक्ट्रिसिटी कहां से आएगा, पावर आएगा नहीं, तो मशीन जाके एक बार रुक जाएगी, रुकी जाएगी, फाइनली मोटर क्या हो जाएगी, स्टॉप, ठीक है। तीसरा केस, जब एक्साइटेशन भी नहीं है भाई और प्राइम मूवर भी नहीं है, डिकपल्ड, उसमें दो केस बनते हैं, अगर मशीन मेरी साइलेंट पोल है तो मेरी ये जो जनरेटर है वो कैसे बिहेव करेगा, रिलेक्टेंस मोटर की तरह, रिलेक्टेंस मोटर आपके सिलेबस में नहीं है, बट आप कंपटीशन के हिसाब से आप ये ध्यान रखो। अगर मेरा रोटर सिलेंड्रिकल रोटर है तो ये कैसे बिहेव करेगी, इंडक्शन मोटर की तरह, ठीक है। तो ये टेबल ध्यान रखो यार, हमेशा याद रखो कि नीचे मैंने यही इसी टेबल को समझा रखा है ना, यहाँ पे जो मैंने बताई ना वो यही है, ये तो टेबल ध्यान रखना, एग्जाम में कैसे भी पूछ सकता है कि भाई एक अल्टरनेटर है, अल्टरनेटर का एक्साइटेशन तो है बट डीकपल्ड कर दिया, तो वो अल्टरनेटर कैसे बिहेव करेगा, सिंक्रोनस मोटर की तरह, बट कंडीशन क्या था, इनफाइनाइट बसबार के साथ कनेक्टेड होना चाहिए, नहीं तो वो बंद हो जाएगा। ओके, समझ में आया, ठीक है। तो ये लास्ट टॉपिक आज का, ये इंपॉर्टेंट है, इसी के लिए हम पढ़ रहे थे सारी चीजें। ड्रूप कैरेक्टरिस्टिक्स, ड्रूप का मतलब क्या होता है भाई, ड्रूप, ड्रूप का मतलब होता है घटना या फिर घटता हुआ, है ना, या फिर टेढ़ा या फिर गिरता हुआ, ड्रूप कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसे गिरता हुआ, ठीक है। तो हम ये देख चुके हैं, अगर आपने देखा, जैसे कोई भी एक अल्टरनेटर है, एक अल्टरनेटर है, अल्टरनेटर पे आप लोड लगा रखा हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स होगी, जैसे जैसे आप लोड बढ़ाओगे तो मुझे बताओ, ये अल्टरनेटर का जो प्राइम मूवर है उसके ऊपर लोड बढ़ेगा, उसके ऊपर लोड बढ़ेगा, जैसे जैसे लोड बढ़ाओगे तो उसकी अल्टरनेटर की स्पीड क्या होगी, कम होगी, अल्टरनेटर की स्पीड होगी तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी, है ना, तो फ्रीक्वेंसी क्या करेगी, गिरती जाएगी। तो बेसिकली ड्रूप कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली क्या है, फ्रीक्वेंसी वर्सेस लोड कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी लोड बढ़ता जाओगे तो फ्रीक्वेंसी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो देखो स्विंग इक्वेशन से ये आया हमारा एम डी स्क्वायर डेल्टा अपॉन डी टी का स्क्वायर पी एम माइनस पी। स्टेडी स्टेट में क्या होना चाहिए, स्टेडी स्टेट में स्पीड मेरी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, और पीएम बराबर क्या होगा, पी, तब ना एक्सेलरेशन करेगा ना डिसेलरेशन करेगा। बट ये तो है, लोड तो इंक्रीज कर सकता है, तो लोड इंक्रीज कर गया, इफ लोड इज इंक्रीज ऑन जनरेटर तो इसका मतलब इलेक्ट्रिकल पावर क्या हुआ, बड़ा होगा।
इसका मतलब ये दोनों का इफेक्ट क्या होगा, नेगेटिव, यानी ये एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इसका मतलब डिसेलरेट करेगा, मशीन धीरे धीरे, मशीन की स्पीड क्या होगी, धीरे धीरे कम होगी। तो एन रिड्यूसेस, जब लोड बढ़ाओगे तो, ठीक है। अब एन रिड्यूसेस तो हमने पढ़ा है, F इक्वल टू पी एन अपॉन 120। तो अगर स्पीड अगर कम हुई तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, कम होगी। So in this case the frequency continuously reduces, frequency continuously क्या करेगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो मतलब मेरा क्या हो जाएगा, जो जनरेटर है वो आउट ऑफ सिंक्रोनिज्म चल जाएगा। भाई आपकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, उससे 48,000 50 हर्ट्ज आपकी उसकी फ्रीक्वेंसी है इनफाइनाइट बस बार की, और 50 हर्ट्ज किसकी है, अल्टरनेटर की। अब ये ड्यू टू लोड बढ़ाया तो उसकी वजह से मेरा अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी क्या गिर गई, तो गिरती गिरती 48,000 है तो भी चल जाएगा। 48 हर्ज अगर आ रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 2 से 2.5 हर्ज का जो डिफरेंस है वो एडजस्ट हो जाता है। लेकिन इससे भी ज्यादा गिरने लग गई, इसका मतलब मेरा जनरेटर क्या कर रहा है, अल्टरनेटर क्या कर रहा है, आउट ऑफ सिंक्रोनिज्म जा रहा है। ठीक है, आउट ऑफ सिंक्रोनिज्म जा रहा है। तो अब इसको मुझे रोकना है। तो यार स्पीड गिर रही है, इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा स्टीम इनपुट, मैकेनिकल पावर को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये पता कैसे चलेगा, ये मशीन के अंदर एक चीज लगी होती है, गवर्नर, स्पीड गवर्नर। वो क्या करता है, डिटेक्ट कर लेता है कि भाई स्पीड कम हो रही है, इसका मतलब इनपुट पावर बढ़ाना है। इनपुट पावर बढ़ाने का मतलब कैसे बढ़ाओगे, पहले सपोज 10 टन आप स्टीम इनपुट कर रहे थे, अब मुझे 11 टन करनी पड़ेगी, सपोज बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि लोड बढ़ गया है। ठीक है, सो सी दिस, यहां पे मैंने लिख रखा है। सो इन दिस केस द फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूअसली रिड्यूसेस ड्यू टू विच देयर इज अ रिस्क ऑफ लूजिंग synchronism with the rest of the power system, and in order to maintain the synchronism the shaft input should also be increased, which can be done by letting more steam or water into the turbine by opening the valve of the alternator। भाई बहुत सारे वाल्व है, मैं सारे वाल्व नहीं खोल रहा, और वाल्व खोलूंगा तो वहां से स्टीम और आएगी तो स्पीड बढ़ जाएगी। तो ये वाल्व खोलने वाला टास्क मैन थोड़ी लगा, वहां पे कोई आदमी थोड़ी बिठा रखा है, नहीं, मशीन में उसके अंदर अंदर अल्टरनेटर के अंदर मैंने क्या लगा रखा है, स्पीड गवर्नर लगा रखा है। वो जैसे जैसे वो देख लेगा कि यार स्पीड गिरने लग गई, यानी फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, तो मुझे स्टीम इनपुट बढ़ाना पड़ेगा। सो द टास्क इज परफॉर्म्ड बाय स्पीड गवर्नर which is connected inside the alternator and observe the change in the frequency, so that if frequency reduces it opens the valve, and if frequency increases, अगर frequency increase कर रही है यानी लोड कम हो गया तो it closes the valve, steam input कम कर देगा। तो एक फीडबैक सिस्टम है, ये फीडबैक कंट्रोल सिस्टम है। भाई आउटपुट पे देखता जाता है कि आउटपुट अगर ज्यादा आ रहा है, ज्यादा चाहिए तो वो स्टीम इनपुट को बढ़ा देगा, आउटपुट कम चाहिए तो स्टीम इनपुट को कम कर देगा। ठीक है, बट स्पीड गवर्नर पहले जो स्पीड सपोज उसकी 1000 आरपीएम पे रोटेट कर रहा था, कब, जब पी बराबर पीएम बराबर पी थी, तो स्पीड गवर्नर क्या करेगा, सपोज 1000 से 900 आरपीएम आई घटती घटती, तो इसको ये बढ़ा के वापस 1000 तक नहीं करेगा, ये इसको घटना और कम करना, इसकी जो स्पीड इससे ज्यादा कम नहीं होगी, या इसको रोक देगा, ये इसके बराबर इक्वल नहीं कर पाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो यहां पे लिख रखा है द स्पीड गवर्नर कैन नॉट ब्रिंग द स्पीड ऑफ द अल्टरनेटर टू ए कांस्टेंट वैल्यू, बट इट कैन एंश्योर दैट द स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी डू नॉट कंटिन्यूअसली फॉल। अब इससे ज्यादा जितनी घट गई, इससे ज्यादा गिरने नहीं देगा वो, बट दे बिकेम स्टेडी एट ए न्यू वैल्यू। यानी अब पहले स्टेडी स्टेट वैल्यू किस पे रोटेट कर रही थी, 1000 आरपीएम पे, अब नई स्पीड आ गई 900 आरपीएम पे। ठीक है ना, गवर्नर और गिरने नहीं देगा, बट ऐसा नहीं कि उसको बढ़ा देगा। ठीक है ना, तो अब इसमें न्यूमेरिकल आते हैं, तो वो ग्राफ से आएगा, ड्रूप कैरेक्टरिस्टिक बनाते हैं। ड्रूप कैरेक्टरिस्टिक किसके बीच में बनता है, फ्रीक्वेंसी और लोड पावर के बीच में। ठीक है, तो ये दिख रहा है आपको रेड कलर वाला, ये कैरेक्टरिस्टिक देखो गिरता आ रहा है, जैसे जैसे आप लोड बढ़ाओगे फ्रीक्वेंसी क्या होगी, देखो यहाँ पे मेरा कोई लोड नहीं लगा रखा तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिलेगी। एफ एन एल क्या है मेरी, नो लोड फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करेगी, सपोज वो 50 हर्ट्ज है, सपोज कोई लोड नहीं लगा रखा। अब जैसे जैसे आपने लोड बढ़ाया तो मैंने बताया स्पीड कम होगी और फ्रीक्वेंसी क्या करेगी, कम होती जाएगी, देखो ये कम होती जाएगी। तो ये कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, गिरता हुआ है, ड्रूप नेचर का है, ड्रूप कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं इसको। ओके, ड्रूप कैरेक्टरिस्टिक्स है, और यहाँ पे ये गवर्नर इसी कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक किसका है, इनिशियल गवर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, अब अगर वाल्व मैंने ज्यादा खोल दिया, सपोज अगर मैंने वाल्व ज्यादा खोल दिया, स्टीम इनपुट ज्यादा हो गया, तो मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स पूरा का पूरा कहां शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर की तरफ, ये रहा।
तो स्पीड गवर्नर एडजस्टेड फॉर मोर पावर, ये ज्यादा पावर के लिए, ठीक है। अब ये फ्रीक्वेंसी देखना ढंग से, ये फ्रीक्वेंसी तो नो लोड फ्रीक्वेंसी हुई, तो धीरे 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 लोड बढ़ाया और जितना फुल लोड था मैंने अप्लाई कर दिया। यहाँ पे मेरा फुल लोड है, पी एफ एल इज कॉल्ड फुल लोड पावर। इस फुल लोड पावर पे जो फ्रीक्वेंसी मुझे मिलेगी उस फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं फुल लोड फ्रीक्वेंसी, एफ एफ एल, ठीक है, समझ में आया। ड्रूप, ड्रूप कैरेक्टरिस्टिक का जो फॉर्मूला है, ड्रूप अगर निकालो कितना ड्रूप हुआ वो हम निकालेंगे। नो लोड स्पीड, देखो नो लोड स्पीड, एनएल क्या है मेरा, नो लोड स्पीड, और स्पीड एट, जब मेरा फुल लोड लगा दिया, एट फुल लोड स्पीड डिवाइडेड बाय एन रेटेड। अब मैं अब जानता हूं कि फ्रीक्वेंसी किसके प्रोपोर्शनल होती है, स्पीड के, तो इस फॉर्मूला को मैं ये भी लिख सकता हूं ड्रूप में, फुल लोड सॉरी नो लोड फ्रीक्वेंसी माइनस फुल लोड फ्रीक्वेंसी अपॉन एफ रेटेड फ्रीक्वेंसी। अब ये एफ रेटेड क्या है, एफ रेटेड कुछ भी हो सकती है, फुल लोड फ्रीक्वेंसी भी हो सकती है, नो लोड भी हो सकती है, सिचुएशन पे डिपेंड कर सकता है। तो ये कौन सी सिचुएशन के अंदर हमें क्या लेना है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये वोल्टेज रेगुलेशन जैसे ही दिख रहा है आपको, नो लोड माइनस फुल लोड अपॉन फुल लोड, वहां पे वोल्टेज होता है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। तो नो लोड फ्रीक्वेंसी कौन सी है, नो लोड फ्रीक्वेंसी ज्यादा ही होगी, ऑब्वियस है। और फुल लोड फ्रीक्वेंसी कहाँ है, ये रही फुल लोड फ्रीक्वेंसी जो फुल लोड पे हमको मिल रही है, डिवाइडेड बाय एफ रेटेड। एफ रेटेड मेरा नो लोड भी आ सकता है और फुल लोड भी आ सकता है, क्या आएगा वो देखते हैं, ठीक है। सो द वेरिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी विद पावर इज कॉल्ड एज ड्रूप कैरेक्टरिस्टिक्स, समझ में आया। सो द वैल्यू इन द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कौन सा, ये वाला, इज यूजुअली टेकन एज नो लोड। अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा कुछ भी तो हम नो लोड ही लेंगे, फ्रीक्वेंसी एट नो लोड माइनस फ्रीक्वेंसी एट फुल लोड अपॉन फ्रीक्वेंसी एट नो लोड, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है। बट इट डिपेंड्स ऑन हाउ द ड्रूप इज डिफाइंड। ड्रूप कैसे डिफाइंड है, अगर ये अगर ड्रूप अगर ऐसे डिफाइंड है कि इफ ड्रूप इज 5% फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड, if droop is 5% from no load to full load, that means रेफरेंस इज टेकन एज नो लोड। अगर वो कहेगा कि 5% ड्रूप है ना, 5% नो लोड से फुल लोड जब गए तो 5% ड्रूप है, तो नीचे हम क्या लेंगे, जो पहले आ रहा है नो लोड। अगर उसने ऐसे कह दिया कि भाई ड्रूप फुल लोड से नो लोड इतना है, बट इफ इट इज मेंशन 5% फ्रॉम फुल लोड टू नो लोड, देन रेफरेंस इज टेकन एज फुल लोड। ये ध्यान रखना, जो पहले आ रहा है कहां से चालू कर रहा है वही लेंगे हम नीचे। अगर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, उसने सिर्फ ये कहा है कि 5% ड्रूप है, सिर्फ ये कहा है 5% ड्रूप है, तो नीचे हम क्या लेंगे, हमेशा नो लोड वाला, ठीक है। सो इफ द वैल्यू, अब दूसरा, इफ द वैल्यू सॉरी इफ द वाल्व, जो स्टीम का वाल्व है, इज मोर ओपन, ज्यादा ओपन है एज कंपेयर टू इनिशियल वैल्यू, देन द ड्रॉप कैरेक्टरिस्टिक्स आर शिफ्टेड वर्टिकली अपवर्ड, ये रहा अपवर्ड, ज्यादा ओपन है तो, ठीक है। लोड शेयरिंग, अब इस पे न्यूमेरिकल आता है, लोड शेयरिंग है ना। लोड शेयरिंग कैसे करोगे आप, लोड शेयरिंग का मतलब ये है कि भाई एक लोड लगा दिया और 2 अल्टरनेटर लगा दिए इसके पैरेलल में, तो पूछेगा कि ये अल्टरनेटर P1 है, ये P2 है, और टोटल लोड है 100 वाट का, तो ये P1 कितना शेयर करेगा, P2 कितना करेगा। ये सपोज 55 कर रहा है तो ये कितना करेगा, 45, लेकिन ये बताएगा कौन, ये आएगा कहां से, ड्रूप कैरेक्टरिस्टिक्स से, ठीक है। सो व्हेन मल्टीपल अल्टरनेटर्स आर ऑपरेटेड इन पैरेलल, दे ऑपरेट इन सच अ मैनर दैट देयर फ्रीक्वेंसी आर सेम बिकॉज पावर कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड एट सेम फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब क्या है भाई, पावर आपने ट्रांसफॉर्मर में पढ़ा था कि ट्रांसफॉर्मर इज अ मशीन जो एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पे पावर, इनपुट पावर और आउटपुट पावर में ट्रांसफर हो जा रहा है। तो हमेशा याद रखना इन दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, फिक्स सेम होनी चाहिए, तभी ये पावर ट्रांसमिट करेगा। अगर सपोज इस जनरेटर 1 की है ना, 2 जनरेटर है ना, एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको, दो अल्टरनेटर है, G1 अल्टरनेटर और G2, और ये लोड लगा रखा है मैंने, ओके। अब ये सपोज 100 मेगावाट रेटेड है और ये 100 मेगावाट रेटेड है, मतलब मैक्सिमम लोड है 100 मेगावाट इससे लेने हैं। क्वेश्चन कैसे आता हूं बता रहा हूं, लोड है मेरा 150 मेगावाट। अब क्वेश्चन आएगा कि भाई ये जनरेटर 1 कितना देगा, जनरेटर 2 कितना देगा। ये फ्रीक्वेंसी, सपोज ये जनरेटर जो ऑपरेट कर रहा है इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक अलग है ना, इसका कैरेक्टर की इक्वेशन अलग फ्रीक्वेंसी पे देगा, ये अलग फ्रीक्वेंसी पे देगा, बट इन दोनों की फ्रीक्वेंसी एक कॉमन फ्रीक्वेंसी पे लाना पड़ेगा, जहां पे ये इसको
देंगे। तो क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी एट विच दिस जनरेटर विल सप्लाई दिस लोड। पहला क्वेश्चन तो ये कि भी कॉमन फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी जिसपे सप्लाई करेंगे। दूसरा क्वेश्चन व्हाट इज देयर शेयर, ये कितना सप्लाई करेगा। तो शेयर सपोज ये हमने माना कि ये 48 हर्ट्ज पे दोनों फ्रीक्वेंसी पे ये मैच करके दोनों एक कॉमन फ्रीक्वेंसी आ गई और उस पर सप्लाई करेंगे 150 मेगावाट, और ये सप्लाई करेगा सपोज 80 मेगावाट, है ना। ये 80 मेगावाट, तो ये कितना करेगा 70 मेगावाट। ये निकालना है, वो कहां से आएगा ड्रूप कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, दो जनरेटर है मैंने बता दिया ना, तो जनरेटर 1 का तो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने यहां बना लिया, देखो ये जनरेटर 1 का ड्रूप कैरेक्टरिस्टिक्स बना लिया मैंने, और ये नो लोड फ्रीक्वेंसी है जो मुझे गिवन होगी, और ये फुल लोड मैक्सिमम लोड, मैंने कहा ना फुल लोड, ये मेरे पास गिवन होगा, कितना दे रखा था 100 मेगावाट सपोज अभी, है ना। ये बना लिया। ऐसे ही दूसरे जनरेटर का बनाएंगे, उसकी नो लोड फ्रीक्वेंसी कुछ अलग हो सकती है, उसी को सेम स्केल में बनाएंगे लेकिन उसको एक्स इस डायरेक्शन में बनाएंगे। यानी हम क्या कर रहे हैं, एक ऐसा ग्राफ बना रहे हैं, एक तो जनरेटर 1 का तो ये बना दिया, और जनरेटर 2 के लिए क्या करेंगे, इस तरफ हम लोड बढ़ा रहे हैं, उसके लिए यहां बना दिया, कुछ ऐसा बना। अब मैंने क्या कहा, फ्रीक्वेंसी सेम फ्रीक्वेंसी ऑपरेट चेंज करेगा, तो आपको कुछ नहीं करना, एक लाइन खींचनी है। ये कॉमन फ्रीक्वेंसी हमने निकाली कि दिस इज द कॉमन फ्रीक्वेंसी एट विच दिस विल सप्लाई दिस, तो वो मुझे यहाँ पे नीचे एक लाइन खींच के यहाँ कैलकुलेट करना है कि दिस इज द लोड शेयर्ड बाय दिस जनरेटर, दिस इज द लोड शेयर्ड बाय दिस जनरेटर। वही किया मैंने यहाँ पे, देखो ये कर दिया मैंने। और ये डॉटेड लाइन ये क्या है मेरा मैक्सिमम लोड के लिए, तो ये फ्रीक्वेंसी कौन सी हुई, फुल लोड फ्रीक्वेंसी ऑफ जनरेटर 1। ऐसे ही ये ब्लू कलर वाली जनरेटर 2 की है, दिस इज द मैक्सिमम लोड कितना है 100 मेगावाट है, और ये मेरा फ्रीक्वेंसी एट ऑफ जनरेटर 2 एट फुल लोड, ठीक है। ये सब मिला दो। अब मैंने क्या कहा कि भाई ये दोनों पावर ट्रांसमिट करेंगे सेम फ्रीक्वेंसी पे, तो मैंने क्या किया, एक ब्लैक लाइन खींच दी कि माना दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज द फ्रीक्वेंसी एफ, इस फ्रीक्वेंसी को मैंने क्या ले लिया एफ, देखो ये एफ, इस फ्रीक्वेंसी पे दोनों सेम पावर, सॉरी इस फ्रीक्वेंसी पे ये पावर देंगे लोड को। तो ये आगे है, तो ये यहाँ पे कट किया, यानी द शेयर P2 इज द पावर डिलीवर्ड बाय दिस जनरेटर एंड P1 इज द पावर डिलीवर्ड बाय जनरेटर 1, एक्चुअली ये देंगे, ठीक है ना। अब मुझे ये P1 P2 कैलकुलेट करना है और ये F करना है, तो कैसे करेंगे हम, ग्राफिकल मेथड ही करेंगे, है ना, सिंपल ग्राफिकल मेथड। कैसे है वो देखते हैं, समझो इसको, बहुत सिंपल है ये समझ में आएगा तो ये क्वेश्चन सोचते हैं कि बहुत टफ आता नहीं, अगर ये समझ में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये कट किया मैंने, यहाँ पे नाम दे दिया O A C, दिख रहा है ना, O क्या है मेरा, O पॉइंट कौन सा है, नो लोड फ्रीक्वेंसी ऑफ जनरेटर 1। ऐसे ही A कौन सा लिया मैंने, नो लोड फ्रीक्वेंसी ऑफ जनरेटर 2। C क्या है मेरा, कॉमन फ्रीक्वेंसी, है ना आपका, सॉरी A इज द कॉमन फ्रीक्वेंसी, है ना, दूसरा नहीं ले रहा मैं, एक जनरेटर का ही ले रहा हूं, दूसरा का आप मान लेंगे कि वैसे किया है, तो ढंग से देखना। ओ तो मेरा है नो लोड फ्रीक्वेंसी इसकी जनरेटर 1 की, और ए क्या है मेरा, जिस फ्रीक्वेंसी में हमें ऑपरेट करवाना है कॉमन फ्रीक्वेंसी पे। सी क्या है मेरा, फुल लोड फ्रीक्वेंसी ऑफ जनरेटर 1। ओके, तो एक ट्राइंगल बन रहा है आपको ओ ए बी, एक तो ये ट्राइंगल बन रहा है, दूसरा ओ सी डी ये बन रहा है। ये दोनों ट्राइंगल क्या है, ट्राइंगल ओ ए बी, ट्राइंगल ओ सी डी आर सिमिलर ट्राइंगल्स, सही कह रहा हूं, दिस आर सिमिलर ट्राइंगल्स। ओके, तो अब सिमिलर ट्राइंगल में लिख सकता हूं ओ ए डिवाइडेड बाय ओ सी, इसकी साइड डिवाइडेड बाय ओ सी, सी दिस ओ ए डिवाइडेड बाय ओ सी इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाय सी डी, लिख सकता हूं। तो सबसे पहले ओ ए क्या है, यहां पे देखो ओ ए को क्या लिख सकता हूं मैं, थोड़ा इसको एनलार्ज करते हैं फिर समझ में आएगा। ओ ए कौन सा डिस्टेंस है, ये, इसको क्या लिख सकता हूं, फुल लोड फ्रीक्वेंसी एट नो लोड, सॉरी नो लोड फ्रीक्वेंसी ऑफ जनरेटर 1 ओ माइनस ए माइनस एफ, ये लिख सकता हूं एफ एन एल 1 माइनस एफ लिख सकता हूं, ये लिखा मैंने एफ एन एल 1 माइनस एफ। नीचे क्या है ओसी, ओसी क्या है मेरा ये, तो इसको क्या लिख सकता हूं ओसी, आपके ओसी को क्या लिख सकते हैं हम, ये फिर से क्या आ गया नो लोड, माइनस सी क्या है मेरा एफ फ्रीक्वेंसी एट फुल लोड, तो ये यहां लिखा मैंने, ये रहा, इज इक्वल टू क्या था ए बी क्या है भाई, ए बी ये रहा, ए बी इज दी लोड, ये रहा P1, और सी डी क्या है,
सी डी, जो हमें पता है सी डी क्वेश्चन में दे रखा होगा मैक्सिमम रेटिंग इसकी, ये रहा PF1 PFL1 फुल लोड लोड, ये पता होगा। तो देखो यहां से ये निकला, तो इसको रीअरेंज करके मैंने इक्वेशन कौन सी बना दी, ये दिस वन। ओके समझ में आया ये वाला। अब ये P1 आ गया, P1 पावर, P2 भी ऐसे निकल जाएगा, कुछ नहीं करना, एफ एज इट इज रखना है। यहाँ पे PFL1 की जगह क्या आ जाएगा, PFL2 आ जाएगा जनरेटर 2 का, और ये नो लोड फ्रीक्वेंसी 1 की जगह नो लोड फ्रीक्वेंसी 2 आ जाएगी, सेम ये P2 आ जाएगा। अब आप कहोगे भाई इसमें अननोन कौन कौन सा है, P1 और P2 अननोन है ना, और साथ साथ में ये फ्रीक्वेंसी भी अननोन है, बाकी तो नॉन है, नो लोड फ्रीक्वेंसी, फुल लोड फ्रीक्वेंसी, और ये मेरे मेरे नॉन है ना। तो 3 अननोन है लेकिन इक्वेशन 2 है, तो तीसरी इक्वेशन कहां से आएगी, मैं जानता हूं टोटल लोड को कौन सप्लाई करेगा, ये दोनों ही तो सप्लाई करेंगे, तो P1 प्लस P2 इज इक्वल टू P लोड। तो हमें क्या करना है, P1 और P2 की जो इक्वेशन को कहां पुट करना है, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। तो सारी की सारी इक्वेशन किस में आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी में, एफ निकल जाएगा, एफ निकलते ही उस एफ की वैल्यू का पुट करो इसमें, तो P1 निकल जाएगा और एज इट इज P2 निकल जाएगा। ठीक है, पी लोड तो नॉन है, वो कहेगा कि भाई 100 मेगावाट का लोड है और इसको सप्लाई करना है 2 जनरेटर को, तो उनकी शेयरिंग बताओ, तो टोटल लोड तो पता चल ही गया हमें, है ना। तो ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इन फॉर्मूले को आप रट लो। ओके, तो यहाँ पे अपना पैरेलल ऑपरेशन खत्म हो गया, 3 लेक्चर लगे अपने को पैरेलल ऑपरेशन में। गेट ईएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत डिटेलिंग में पढ़ाया मैंने आपको। ठीक है, तो ये लेक्चर यहीं एंड करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर हमें 3 लेक्चर और लगेंगे अपने, तो 3 लेक्चर या 4 लेक्चर में हम खत्म कर देंगे सिंक्रोनस मशीन। ओके, कोई डाउट है तो पूछो, बाकी यू कैन लीव।